इस कहानी के लेखक है सोनिया सैनी। 70 के दशक की बात है। उस दशक में गर्मियों के मौसम में अक्सर ही घर के मर्द आंगन में बिस्तर लगाया करते थे। लेकिन जैसे ही मौसम करवट लेता है, आंगन और छत दिन ढलते ही सूना पड़ जाता है। नवंबर का पहला हफ्ता था। हल्की गुलाबी ठंड ने दस्तक दी थी। मोहन जिद पर अड़ा हुआ था कि वो अभी भी अपना बिस्तर बाहर आंगन में ही लगाएगा। बेटे की दिल की बात वसुंधरा खूब समझती थी। जानती थी कि रातों को मोहन आज भी अपनी पत्नी की याद में आंसू बहाता है। रुक्मणी की याद उसके दिल पर ऐसी बादल बनकर छा गई थी। उसकी मौत के बाद मोहन ने एक बार भी अपने कमरे में पाँव नहीं रखा था। कमरे में उसकी पत्नी की याद उसे बेचैन कर दिया करती थी। इसलिए वो रोज़ आंगन में ही बिस्तर लगाकर सोया करता था। रात का तीसरा पहर हो गया। कुंडापुर गांव में अपने दालान में चरपाई बिछाकर मोहन गहरी नींद में सो रहा था। मोहन इतनी गहरी नींद में था कि उसे अपने आसपास होने वाली कोई भी हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। नींद में उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा हो। उसकी नींद टूट जाती है और वो घबराकर उठ जाता है। मोहन को बाहर का आंगन का दरवाज़ा पीटने की लगातार आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतनी रात को कौन आ गया जो ऐसे दरवाज़ा पीट रहा है? अरे माँ की तो बड़ी ही कच्ची नींद है। जरा सी आहट होने पर भी उठकर बैठ जाती है। आज इतना शोर होने पर भी माँ दिखाई नहीं दे रही। मोहन हैरान और परेशान होते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाता है। तभी पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया उसकी माँ वसुंधरा ठीक उसके पीछे खड़ी थी। माँ, कब से कोई दरवाज़ा पीट रहा है और मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। मैं बाहर का दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ। मेरी तो आज बड़ी गहरी नींद लगी थी। आपको भी कोई आवाज़ नहीं आई थी क्या? कैसी बात कर रहा है छोरा? कौन इतनी रात को दरवाज़ा पीटेगा? अरे तुझे कोई वहम हुआ होगा। मुझे तो कोई दरवाज़ा पीटने की आवाज़ नहीं आई। सो जा जाकर अपने बिस्तर पर। ऐसी आधी रात में बिना सोचे समझे दरवाज़ा नहीं खोलते। अरे नहीं माँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे कोई वहम नहीं हुआ। सच में अभी कोई दरवाज़ा पीट रहा था। अरे तूने कोई सपना देख लिया होगा। अब जा सो जाकर। वैसे इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बाथरूम के लिए उठी थी, तभी देखा कि तू उठकर दरवाज़ा खोलने जा रहा था तो मैंने तुझे टोक दिया। माँ के कहने पर मोहन चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट जाता है। लेकिन अब उसकी नींद जैसे कोसों दूर चली गई थी। वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था। उसने जो महसूस किया वो उसका वहम कैसे हो सकता है? जो आवाज़ उसने सुनी वो झूठ कैसे हो सकती है? मोहन चारपाई पर लेटकर करवट बदलता रहा। तकरीबन रात के 2 बज गए थे और मोहन एक बार फिर गहरी नींद में चला गया था। अचानक ही उसे कुएं से पानी भरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मोहन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर नजरें घुमाई। अभी तो रात के 2:30 बजे थे। चाहे जो मजबूरी हो, गांव में 4 बजे से पहले कोई औरत कुएं पर पानी भरने नहीं आती। फिर ऐसी आधी रात को कुएं पर कौन हो सकता है? एक बार फिर मोहन अपनी चारपाई से उठकर खड़ा हुआ और धीरे कदमों से आंगन के दरवाजे के पास पहुंचकर कहा, कौन है बाहर? मोहन का इतना कहते ही कुएं से रस्सी खींचने की आवाज़ बंद हो जाती है और उसे किसी औरत की सिसके लेने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मुझे अंदर आने दो, मुझसे बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। कब से आपका नाम पुकार रही हूँ, आप दरवाज़ा ही नहीं खोलते। 2 घड़ी बैठ लेने दो अपने पास। वो आवाज़ किसी औरत की आवाज़ थी। दर्द भरी आवाज़ सुनकर मोहन दरवाज़ा खोल देता है। देखा कि सामने एक लाल घूंघट में एक स्त्री खड़ी हुई है। मोहन उसे लाकर अपनी चारपाई पर बैठा देता है। आपने भी मुझे पहचानने में गलती कर दी है। आपने तो मुझे इतनी जल्दी भुला दिया।
मैंने आपको कितना पुकारा, लेकिन आप। रुक्मणी, तू है क्या? घूंघट उठाकर मुझे दिखा। मैं तुम्हारी आवाज़ पहचानने में धोखा नहीं खा सकता। नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं दिखा सकती। आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अच्छा, एक बात बताओ, मेरी याद आती है या नहीं? तेरे बिना तो ये घर घर ही नहीं लगता। तू क्यों चली गई मुझे छोड़कर? मैं नहीं मानती जी कि तुम मुझे याद करते हो या नहीं। अकेले आप कैसे रह लेते हो? बोलो, साबित करोगे अपना प्रेम? हाँ हाँ, बताओ क्या करना होगा। अमावस्या की रात में आऊँगी तुम्हें लेने। अगर प्यार करते हो तो मेरे साथ चलना होगा। बोलो, चलोगे ना? अभी मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे चलना होगा। नहीं रुक्मणी, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे पास बैठो ना कुछ देर। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, फिर तुमसे मिलने आऊँगी। बस किसी से कुछ कहना नहीं। से रुक्मणी ने मोहन से वादा किया था। मोहन हर रात जागकर बिताता था, क्योंकि वो रुक्मणी से मिलने का मौका खोना नहीं चाहता था। तीसरी रात को तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। फिर से उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मोहन समझ गया कि रुक्मणी है, इसलिए वो लपककर जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। रुक्मणी अंदर आती है और मोहन के साथ बैठकर बातें करने लगती है। तभी मोहन की माँ की आँख खुलती है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, बार बार नींद क्यों बार बार खुल रही है। एक बार मोहन को जाकर देखती हूँ। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। जब से वो रुक्मणी गई है, ना तो किसी से बात करता है, ना रातों को सोता है। मेरा तो बड़ा ही जी घबराता है उसके बारे में सोच सोच कर। मोहन की माँ बाहर आंगन की तरफ आती है तो देखती है कि मोहन चारपाई पर बैठा हुआ है। चारपाई के थोड़ी और करीब आने पर वसुंधरा देखती है कि दिन भर एक भी शब्द मुंह से ना निकालने वाला मोहन लगे आंगन में खाली झूले की ओर मुंह करके जाने क्या बड़बड़ा रहा है, और झूला भी लगातार हिल रहा है। मोहन यहाँ अकेले में बैठकर क्या बड़बड़ा रहा है? चल अंदर चल, ठंड बढ़ रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, मैं अकेला नहीं था, मैं रुक्मणी के साथ हूँ, मैं उससे बातें करता हूँ। रात बड़े ही आसानी से कट जाती है। क्या कहा रुक्मणी? कहाँ है रुक्मणी? वसुंधरा को इतना कहते ही हिलता हुआ झूला अचानक से ही रुक जाता है। लो, चली गई। उसे तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। तुम उसे गुस्से से देख रही थी। बेटे की मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद वसुंधरा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। किसी तरह अपने आप को संभाल कर वो अंदर गई और जाकर अपने पति को जगाने लगी। अरे मोहन के बापू, अरे उठो। कहती थी कि छोरे को अकेले आंगन में मत सोने दो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर गौर नहीं किया। अरे कुछ पता भी है क्या चल रहा है आपके छोरे के साथ? अरे भगवान, क्या हो गया? आधी रात को शोर मचा रही हो। वसुंधरा कुछ भी कह पाती, इससे पहले उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। अगले दिन सुबह वसुंधरा को तेज़ बुखार ने जकड़ लिया था। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। किसी तरह शाम होते होते बुखार कम हुआ तो उसने मोहन को अपने पास बुलवाया। मोहन, आज के बाद तू बाहर आंगन में नहीं सोएगा, और मैंने पहले भी कहा है, तुम हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। बेटा, तू सच सच बता छोरा, क्या सच में तुझे वो रुक्मणी दिखाई देती है? माँ, तूने जीते जी तो उसे चैन से नहीं रहने दिया, अब तू मरने के बाद भी उसे चैन से नहीं रहने देगी। और मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे और रुक्मणी के बीच आप लोग आओगे तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी बस 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद मैं यहाँ नहीं रहने वाला। कहाँ जा रहा है तू? बावला तो नहीं हो गया? जा रहा हूँ अपनी रुक्मणी के साथ। वैसे भी मेरा मन नहीं लगता अब इस घर में। अब जहाँ वो रहेगी मैं भी वहीं रहूँगा। होश में आ जा, मुझे लग रहा है कि लुगाई के गम में तू बावला हो गया है।
क्या तुझे कुछ होश भी है? तेरे साथ क्या हो रहा है? अरे मर चुकी है वो रुक्मणी, और मरे हुए के साथ मरा नहीं जाता। अब वो तेरी लुगाई नहीं है, वो एक प्रेत बन गई है। खबरदार जो मेरी रुक्मणी के बारे में कुछ कहा। अचानक ही मोहन की आंखें सफ़ेद हुई और उसका चेहरा बदला बदला सा लगने लगा। डरावनी आवाज़ में उसने कहा, जब ये मेरे साथ जाना चाहता है तो तू बीच में क्यों आ रही है? दूर रहना वरना पछताएगी। मोहन का ये रूप देखकर घरवाले सभी सदमे में आ जाते हैं। उसके बाद किसी की भी मोहन से एक भी शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। कुछ देर बाद मोहन थोड़ा सामान्य हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई पड़ रही थी। अगले 2 दिन तक मोहन ने किसी से बात न की और न ही कुछ खाया पिया। बस बेचैनी से वो हर समय उसके बारे में ही सोचता रहता था और अपने कमरे में चहलकदमी करता रहता था। और रात को सबके सोने के बाद आंगन में अपनी चारपाई ले जाता। छोरे के रंग ढंग देख रहे हो जी? अरे पूरी तरह से उसके वश में हो गया है। लगता ही नहीं कि हमारा छोरा है। मुझे तो लगता है कि सच्ची में ले जाएगी हमारे छोरे को। वो कुछ करने ही नहीं देगी। हाथ धोकर बैठ जाओगे अपने छोरे से। रुक्मणी मोहन की पत्नी और वसुंधरा की बहू थी। 16 की उम्र में शादी करके वसुंधरा के घर में आई थी। ससुराल में मोहन पति से तो प्यार मिला, लेकिन सास की नज़रों में वो हमेशा खटकती थी। कारण था कि रुक्मणी की कोई औलाद नहीं थी। शादी को 13 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई पड़ी थी, जिसके कारण सास वसुंधरा बहू को खरी खोटी सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। रुक्मणी और मोहन की शादी की सालगिरह थी। रुक्मणी आज 16 श्रृंगार करके बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। मोहन और रुक्मणी अभी पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे थे। तभी वसुंधरा ने एक बार फिर सुनाना शुरू कर दिया, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम 13 वर्ष में एक औलाद तो नहीं पैदा कर सकी, बस इसे दुल्हन बना लो रोज। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। ऐसी सूखी बेल मैंने अपने आंगन में लगाई कि मेरे घर की हरियाली ही खो गई। अरे ऐसी कौन सी खुशी दे दी तूने जो तेरी सालगिरह मनाऊं? दुल्हन बनी घूम रही है, मनहूस कहीं की। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ दूसरी शादी करके अपने वंश की बेल को आगे बढ़ा ले, लेकिन ये छोरा तो जैसे लुगाई के वश में हो गया है। मैं तो कहती हूँ मर भी जाती तो भी मेरा पीछा छुड़ जाता। दूसरी बहू लाती कम से कम बच्चों की खिलकारी तो सुनने को मिलती। ये छोरा मगर दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं है। सास का कहा एकक शब्द आज रुक्मणी के सीने को छन्नी कर रहा था। उस पर भी मोहन की चुप्पी उसके सब्र का इंतहा ले रही थी। रुक्मणी ने ठहरकर एक पल के लिए पति की ओर देखा और घूंघट में मुंह छुपाकर रोने लगी। जब सास के ताने उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गए तो रुक्मणी घर से बाहर निकली और जाकर सीधे कुएं में कूद गई। जब कई घंटे बीत गए, रुक्मणी घर में नहीं दिखाई दी, तब चारों ओर सब उसे ढूंढने लगे। अचानक ही मोहन की नज़र कुएं में तैरती उसकी लाल चुन्नी पर पड़ती है। उसके मुंह से चीख निकली। वो आखिरी बार था जब किसी ने मोहन के मुंह से आवाज़ सुनी थी। उसके बाद मोहन ने ऐसी चुप्पी साधी थी, बात करनी ही बंद कर दी थी। मन ही मन वसुंधरा भी बहू की मौत से बहुत दुखी थी। गुस्से में वो रुक्मणी को बहुत कुछ कह दिया करती थी, लेकिन वास्तव में वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी कि रुक्मणी कोई ऐसा कदम उठा ले। मोहन को रुक्मणी की मौत का ऐसा सदमा लगा था कि वो रुक्मणी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझने लगा। रुक्मणी की मौत के बाद उस कुएं के पास अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कभी वहां से किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती, तो कभी कुएं के पास खून की छींटें दिखाई पड़ती, कभी खून से बने पाँव के निशान, तो कभी कुएं का पानी लाल हो जाता। गांव में दबी जुबान से ये बात होने लगी थी कि वसुंधरा की बहू के मुफ्ती नहीं हुई और अब वो एक प्रेत बन गई है।
जो अपने होने का एहसास करा रही है। पूरे परिवार में डर का माहौल बन गया था। ऐसे में मदद मांगने वसुंधरा और उसके पति एक तांत्रिक के पास जाते हैं। आपकी बहू की अस्थमय मृत्यु हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक प्रेत बन गई है और आपके घर के पास मंडरा रही है। क्या वो कुआं आपके घर के अंदर ही है? इसीलिए सबसे पहले तो आप उस कुएं को घर की 4 दीवारी के बाहर कर दे। बाबा की बात सुनकर घर का दरवाज़ा गिराकर कुएं के दूसरी ओर से दरवाज़ा बनाया गया। अब घर के दरवाजे से कुछ ही कदमों की दूरी पर कुआं था। सबके मन में डर तो अभी भी था, किंतु बाबा के ऊपर यकीन करने के अलावा फिलहाल कोई रास्ता नहीं था। जब से दरवाज़ा बनाया गया था, कुएं के पास होने वाली घटनाएं जैसे थम सी गई थी। वसुंधरा भी अब परेशान होनी कम हो गई थी। अब शायद रुक्मणी की आत्मा उन्हें नहीं सताएगी, लेकिन जिस दिन से उसने अपने बेटे को रुक्मणी से बात करते देखा था, उसकी रात की नींद और दिन का चैन गायब हो गया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।